तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ नए टॉपिक के ऊपर जो कि अपना माइक्रो फाइनेंसिंग, मैक्रो फाइनेंसिंग एंड केसीसी दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में हम कुछ जानेंगे आज, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा, ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कॉमर्शियल बैंक के बारे में, उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स और कुछ सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में, जो आपका इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल था, तो उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला है फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि यूनिट कॉस्ट और स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। तब उसके बाद हम माइक्रो फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस और किसान क्रेडिट कार्ड जानेंगे। एक स्केल वाइज चलते हैं जिसकी वजह से आपको भी समझने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिट कॉस्ट क्या होता है ना, जब भी हम एक पर्टिकुलरली किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर को, उसको प्रोवाइड करने में या उसको प्रोड्यूस करने में, स्टोर करने में, सेल करने में जितना दिमाग, जितना खर्च लगता है ना, उस टोटल एक्सपेंडिचर को हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि एक यूनिट बनाने में, प्रोड्यूस करने में या स्टोर करने में जो भी हमें दिक्कतें या मेहनत करनी पड़ती है ना, उसे हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो सिनोनिम होता है आपका गुड सोल्ड का। मतलब ये दिखाता है कि कितना अच्छे से प्रोडक्ट बिका है, ठीक है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का एफिशिएंसी जानना है, चेक करना है कि उसका एफिशिएंसी कितना अच्छा है, वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर उसके जो आपके रेफरेंसेस हैं वो कैसे हैं, तो आप जानते होंगे कि जब भी हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेकआउट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रोडक्ट का एफिशिएंसी जानने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई और एनालाइजिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट कितना है, क्या क्या मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, कैसे उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक करते हैं, जिससे उसका प्रोडक्ट का एफिशिएंसी पता चलता है कि कितने टाइम तक, कितने डेट तक, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, कितने दिनों तक वो टिकेगा। आगे है फ्रेंड्स अपना स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस फ्रेंड्स एक ऐसा फाइनेंस है, ठीक है, जिसमें हम क्रॉप पर यूनिट कल्टीवेटेड एरिया कितना है ये पता करने के लिए हम इस स्केल ऑफ फाइनेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए ना कि एक यूनिट एरिया में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, पर यूनिट में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, इसको जानने के लिए, या उस पर कितना फाइनेंस, कितना खर्च लग रहा है, उसको हम स्केल ऑफ फाइनेंस कहते हैं। अब वो एरिया हेक्टेयर में हो, वो यूनिट एकड़ में भी हो सकता है, हेक्टेयर में भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका फ्रेंड स्केल ऑफ फाइनेंस है ना, वो जनरली डिसाइड किया जाता है हर साल। हर साल इसका चेंज होते रहता है, जो कि चेंज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा, डीएलटीसी द्वारा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना फ्रेंड्स माइक्रो फाइनेंस या मैक्रो फाइनेंस। बहुत सिंपल है। माइक्रो मतलब आप जान रहे हैं स्मॉल, और मैक्रो मतलब बड़ा। देखिए, माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल क्रेडिट, ठीक है। स्मॉल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जानते हैं लोन होता है। ये एक ऐसा टाइप का बैंकिंग सर्विस है फ्रेंड, जो कि जनरली आपके अनएम्प्लॉयड, लो इनकम इंडिविजुअल या वैसे ही ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स को दिए जाते हैं, ठीक है। ये तभी स्टार्ट किया जाता है फ्रेंड्स, इन बात को ध्यान में रख के कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनको नेशनल या रीजनल लेवल पे फाइनेंस का, मतलब पैसे का, कोई दिक्कत ना हो। अब आप जानते हैं इसके अंडर कौन कौन ग्रुप आ रहे हैं आपके, अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स, ठीक है। वो आपके फार्मर हो सकते हैं या अनएम्प्लॉयड पीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो फाइनेंस। अब आते हैं मैक्रो फाइनेंस पे। मैक्रो फाइनेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा या लोन खर्च हो रहा होगा, इन्वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैक्रो फाइनेंस का एम होता है कि जो भी इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कैसे आप बढ़ाएं, उसको कैसे आप और ऊंचाइयों पे ले जाएं, इन बातों का ध्यान रख के हम माइक्रो फाइनेंस का यूज़ करते हैं। इनका ये एम ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक है वो डेवलप कर सके, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड, जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो सब माइक्रो फाइनेंस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है।
डिफिनेशन से मैं पहले बताता हूँ, डिफिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि डिफिनेशन आप पढ़ के समझ सके, बाकी लेक्चर तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो फ्रेंड किसान क्रेडिट कार्ड में आता है केसीसी। देखिए फ्रेंड, इसमें इन दोनों पॉइंट में जो लिखा हुआ है, पहले में तो इस्टेब्लिशमेंट बताया गया है कि किसने किया, क्यों किया। सेकंड पॉइंट में बताया गया है इसका काम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया फ्रेंड्स, जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ, नाबार्ड के साथ मिलकर उसने एक नया कॉन्सेप्शन लाया था, ठीक है, जिसका नाम था किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो कि आया था फ्रेंड्स 1998 से 1999 के बीच में। ईयर फिक्स नहीं है, वेरी कर सकता है, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जाता है। ये इसलिए आया था फ्रेंड्स, ताकि जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी कि जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको ईजिली क्रेडिट कैश अवेलेबल हो सके। अब देखिए फ्रेंड, होता ये है ना कि आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी बैंक्स हैं, किसान उतने अवेयर नहीं हैं कि वो सब में जाके वहाँ पे आपके बैंक में, हर एक बैंक में जाके अकाउंट खोल पाए। उनको ये भी नहीं पता होता ढंग से कि सरकारी बैंक कौन है और प्राइवेट बैंक कौन है, जिसकी वजह से ना उनके वो पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। कभी कभार लोन देने में प्रोसेस हो जाता है, कभी उनको अकाउंट खुलवाने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है, इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत होता है। तो स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था ताकि उनको ईजिली लोन या क्रेडिट पैसा प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों प्रोवाइड किया गया था, ये मैंने सेकंड पॉइंट में बताया है फ्रेंड्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रीपेमेंट में। मतलब मान लीजिए कि अभी अगर किसान ने कुछ अमाउंट का लोन लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स टाइम पे ही पे करे। वो चाहे तो इस पेमेंट को 4 साल बाद या कहें तो 5 साल बाद भी प्रीपे कर सकता है, ठीक है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इस किसान क्रेडिट कार्ड में। हमारे जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके भी फादर या रिलेटिव्स फार्मर होंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा इसके बारे में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये जनरली फ्लेक्सिबिलिटी उन्हीं को दी जाती है जिनका उस साल क्रॉप जो है वो ख़राब हो गया होता है। मान लेते हैं उनका सूखा हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो पाई उस दिन, या फिर क्रॉप में पेस्ट लग गया, अटैक हो गया, या और भी कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उनका क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया उस साल। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ये लोन लिए हैं वो 4 साल या चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में उनको रीपे करना पड़ता है, ठीक है। यही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा होता है, ठीक। ये भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि उसका एनुअल रिन्यू कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने साल में आपके बैंक को वो रीपे कर पाएगा, ठीक है। यही फ़ायदा है किसान क्रेडिट कार्ड का। रीज़न बिहाइंड द किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम का रीज़न क्या था पीछे। तो जैसा मैंने एक पॉइंट बताया फ्रेंड्स आपको कि भागा दौड़ी बहुत करना पड़ता था किसानों को, वो पेपर वर्क में फंस जाते थे, कभी डिले हो जाता था प्रोसेस, कभी उनके पास उतना ज्ञान अवेयरनेस नहीं होती थी कि वो जाके बैंक में अकाउंट खुलवा सके, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। फिर कभी कभी उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाता था। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम को लाया गया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे फार्मर्स भाई बहन हैं, वो क्या करते थे ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स से क्रेडिट लेते थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो होता है फ्रेंड, जो हम अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, रिलेटिव्स, अपने ज़मींदार, ट्रेडर्स, विलेज लैंडलॉर्ड्स, ये सबसे जो लोग लोन उठाते हैं ना, उसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं। मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन से अगर कोई भी क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, ठीक है, जैसे सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, या अदर कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए अगर वो लोन उठाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रीपेमेंट टाइम होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत कम दिया जाता है उनको। साथ ही साथ उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो भी हाई रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ठीक टाइम पे नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एट दैट टाइम। किसी का ज़मीन हड़प लिया जाता है, किसी की घर, जो भी वो एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, वो उनका खराब ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत आघात पहुंचता है, दुख होता है। तो सेकंड पॉइंट ये था फ्रेंड्स, ये किसान क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड स्कीम आने का। ठीक है, आई होप आप दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। नहीं, लेकिन नहीं समझे तो आप एक बार इसको थॉरली पढ़िए अच्छी तरह से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा और इजी वर्ड्स में। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो आपका है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स मैंने सिंपली ये बताया है कि क्या कारण था किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम के आने का। वो दोनों दोनों तो रीज़न थे ना स्कीम के आने का, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। और कुछ ऑब्जेक्टिव आप चाहे तो इसमें इसमें भी आप वो जो ऊपर के दो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मैंने लिखे तो वो ऑब्जेक्टिव में आप जोड़ सकते हैं चाहे तो। पहला पॉइंट ये कि फ्रेंड्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपका हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, जब किसान जो है अपना ये क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग ख़त्म कर लेते हैं, जब जो होता है आपका फोडर से राइस जो है वो जब अलग हो जाता है मेन क्रॉप से, जब सीड अलग हो जाता है, उस प्रोसेस को हम पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। उसका जो एक्सपेंस यानी खर्च रहता है वो इसकी वजह से बच गया, किसान क्रेडिट कार्ड आ गया तो ईजिली वो कॉस्ट जो है अपना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो अपना ईजी समय पे मार्केट पे सही समय पे जाके मार्केट पे सेल कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। अब देखिए इसकी वजह से फ़ायदा ये भी हो रहा है ना फ्रेंड, जो भी मार्केट से लोन उठाते हैं ना लोग, उनको घाटा बहुत होता था किसानों को। ठीक है, सही जैसे मैंने बताया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, तो एक तरह से वो गैप फिल हो गया। थर्ड पॉइंट कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड। अब देखिए जो भी किसान लोन लेता है, अगर वो उस साल लोन पे नहीं कर पाता है तो सिर्फ वो एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके जितने घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी तो कंजप्शन होगा, कुछ खाते पीते होंगे, भूखे पेट तो रहते नहीं है, मशीन तो है नहीं सिर्फ तेल डालो और चलने लगेगा। तो उनको उनके लिए भी तो उनको कुछ चाहिए है ना, खाना तो उनको भी चाहिए, तो उनके लिए उसके लिए इनकम आना चाहिए, पैसा आना चाहिए घर में, तभी तो वो कुछ खा पी पाएंगे। तो एक तरह से ये भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। थर्ड प्रॉब्लम जो था फ्रेंड टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब मान लीजिए किसी को कुछ महीनों के लिए ही क्रॉप उगाना है और उसके बाद मार्केट में जाकर सेल करना है, तो उतना छोटा लोन तो कोई भी लैंडलॉर्ड या फिर आपका बैंक इजीली देगा नहीं ना। कोई भी देना चाहेगा तो वो तो या तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगा या तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस चीज़ में। तो इस चीज़ प्रॉब्लम का भी सॉल्व किया किसान क्रेडिट कार्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट ये फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट एंड एक्टिविटीज अलाइज टू एग्रीकल्चर लाइक डेयरी एनिमल्स। अब देखिए फ्रेंड्स लोन जो है सिर्फ क्रॉप को लेके नहीं लिया जा सकता है। कोई अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है पोल्ट्री फार्म को लेके, कोई अपना नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नए आइडियाज़ होते हैं किसी को लेके। ठीक है, तो जो भी होता है तो इसके लिए तो सीधी सी बात है ना, पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, या इसके मेंटेनेंस के लिए खर्च के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड ने भी ये सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं एक लाइन में समझाता हूँ फ्रेंड्स, जो भी फार्मर्स हमारे या फिर जो भी हमारे उससे रिलेटेड एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड का आने से खुश हुए क्योंकि जो भी हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे ना वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते थे। और हमारे किसान सारे किसान भाई बहन जो है वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं है इतना कि कौन सा पेपर लगेगा, कागज़ कैसा लगेगा, कहाँ सिग्नेचर करना है, कहाँ भागा दौड़ी करना है, उनको ये सब के बारे में नहीं पता है। और जिसकी वजह से वो लोन लेने के चक्कर में थक हार के बैठ जाते हैं और फिर आखिरी में कहते हैं कि सरकार हमें लोन नहीं देती। तो ये सब प्रॉब्लम्स है फ्रेंड, जिसकी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड आया। ठीक है, किसके द्वारा, नाबार्ड और आरबीआई ने लाया था। कौन सी ईयर में, 1988 से 99 के बीच में। प्लीज़ ये डेट याद रखिए, मैं इसलिए आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट ये है फ्रेंड्स इन्वेस्ट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइज एक्टिविटीज़ लाइक पंप, हाँ पंप सेट स्प्रे डेली डेयरी एनिमल्स। जैसे इसमें साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि जो भी आपके मशीनरीज इक्विपमेंट्स हैं जो फार्मर्स नहीं इजीली खरीद पाते हैं क्योंकि उनका उस समय प्री हार्वेस्टिंग चल रहा होता है, यानी कि अभी वो फसल लगाए ही होते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग में जो खर्च आएगा उसका अलग होता है। तो इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए या फिर पंप सेट्स खरीदने के लिए, स्प्रे खरीदने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। किसान क्रेडिट कार्ड ने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली एक तरह से। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव इतने ही थे, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो
इस डिफिनीशन के साथ भी अगर आपको ईजिली समझ में ना आ रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ईजिली अच्छी तरह से कोशिश करूँगा समझाने का। नहीं तो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर या कॉल भी दे दूंगा, जिसकी वजह से आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कमेंट बॉक्स में क्लियर आपको नहीं हो पा रहा है तो। चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।